हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। पर्यावरण की पुस्तकें सीरीज में आज जिस किताब की हम चर्चा करने वाले हैं वो ये किताब है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये किताब है पर्यावरण की राजनीति और इसे लिखा है सुनीता नारायण जी ने। तो सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और फिर से समझेंगे कि इस किताब में क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सुनीता नारायण जो है वो देश की जानी मानी पर्यावरणविद हैं। पिछले 30-35 सालों से ये पर्यावरण पर लगातार काम करती रही हैं। इसके अलावा ये पर्यावरण की जानी मानी जो पत्रिका है डाउन टू अर्थ, उसकी एडिटर हैं और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की यानी कि CSC की डायरेक्टर हैं। एक लंबे समय से इन्होंने पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम चीज़ों पर बहुत ही अच्छा काम किया है और उनकी ये किताब पर्यावरण को हमारे हालिया समय के कंटेम्प्रेरी टाइम के पर्यावरण को समझने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो अब आइए इस किताब पर चलते हैं। इस किताब का जो भूमिका है यानी प्राकथन एक तरीके से वो अनुपम मिश्र जी ने लिखा है। और इस किताब पे अब अगर चलें तो इस किताब में कुल 7 भाग हैं और एक भाग के अंदर 4-5 चैप्टर हैं। तो 7 भागों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। पहले 7 का नाम और उसके बाद से इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है वायु प्रदूषण और सार्वजनिक परिवहन। दूसरा है ग्रामीण स्वराज, ग्रामीण गणराज्य। तीसरा उद्योग और खनन। चौथा वन और वन्य जीवन। 5वां जल। 6ठा जलवायु परिवर्तन और 7वां अन्य विषय। तो ये दरअसल जो किताब है इसमें बहुत सारे लेख हैं सुनीता नारायण के और वो लेख अलग अलग विषयों को लेकर हैं और उन लेखों को एक एक पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो अगर आपको हिंदी में इस तरीके के लेख आपको बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेंगे विशेष तौर पे, क्योंकि बिल्कुल नयापन है इन लेखों में और बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके ये लेख लिखे गए हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है उस पर चलते हैं। पहला पार्ट जो है वो है वायु प्रदूषण और सार्वजनिक परिवहन। ये जो हिस्सा है वो बताता है कि जो वायु प्रदूषण है सारी दुनिया भर में और विशेष तौर पर भारत में, उसको बिना सार्वजनिक परिवहन को इशू किए, सार्वजनिक परिवहन के जो सब्जेक्ट है उसको बिना उसको सॉल्व किए, बिना उसके समाधान के ये वायु प्रदूषण का जो किस्सा है वो ख़त्म नहीं हो सकता है। इसमें वो बताती हैं कि किस तरीके से कारों पे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है बजाय कि बस के, और हमारा पूरा यातायात कार केंद्रित डिज़ाइन किया गया है। यही नहीं, हमारी पूरी पॉलिसी और हमारी पूरी पॉलिटिक्स कार केंद्रित है। और जितने भी कारपोरेट्स हैं, उसके अलावा जो सरकारें हैं, उसके अलावा जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, वो सब कुछ कार के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। चाहे वो हमारे रोडवेज हो, चाहे वो जो यातायात की दूसरी पॉलिसीज हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे बाकी जो दूसरी चीज़ें हों। और इसमें सार्वजनिक वाहन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। और इसमें बस को लेके एक नया चैप्टर है, एक अलग चैप्टर है। उसके अलावा जो है डीजल वाहनों को लेकर के एक चैप्टर है और एक चैप्टर इसमें यह है कि कार भविष्य का वाहन नहीं होगा। तो ये जो पूरा डिस्कोर्स है एक तरीके से एयर पॉल्यूशन का, उसको उन्होंने बताया है कि ये बिना सार्वजनिक वाहन के इशू को सॉल्व किए कभी भी ये सॉल्व नहीं होने वाला है। उसका कारण ये है कि जो सार्वजनिक वाहन है उसमें एक छोटे से बस में एक मतलब 50-60-100 लोग तक बैठ सकते हैं, जबकि प्राइवेट जो वाहन होते हैं उसमें 1 या 2 ही लोग बैठ के सफ़र करते हैं। तो इसमें बहुत सारे आंकड़े भी दिए हुए हैं, हालांकि ये आंकड़े थोड़े से पुराने हैं लेकिन उनकी रिलेवेंसी अभी भी है। और ये आंकड़े ऐसे हैं कि लगभग 80, 85 या 90% रोड पर प्राइवेट वाहनों या कार वालों का कब्जा है और जबकि उसमें सिर्फ 15%, 20% लोग तक ही सफ़र करते हैं। तो दूसरे आंकड़े दिए हुए हैं कि किस तरीके से बसों पे सब्सिडी नहीं है, कारों पे ज़्यादा सब्सिडी है। उसके अलावा जो है इसमें ये भी बताया गया है किस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में जो बसें हैं वो CNG पे शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन कारें अभी भी बहुत सारी कारें जो हैं वो डीजल से चलती हैं, बहुत सारी कारें पेट्रोल से चलती हैं। तो हम बसों को डीजल से मुक्त कर चुके हैं, यानी कि बसें ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं कर रही हैं, कारें ज़्यादा कर रही हैं। तो इसमें बात की गई है। तो उसके अलावा बताया गया कि किस तरीके से वैकल्पिक हम यातायात, सार्वजनिक वैकल्पिक यातायात का निर्माण कर सकते हैं, उससे जुड़े हुए लेख भी हैं। बिल्कुल नयापन है इन लेखों में। इस तरीके के लेख आपको हिंदी में बहुत ही कम मिलेंगे, मुश्किल है मिलना।
तो ये था पार्ट 1, वायु प्रदूषण और सार्वजनिक परिवहन। दूसरा जो पार्ट है ग्रामीण गणराज्य, और ग्रामीण गणराज्य में ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी हुई चीज़ों को बताया गया और किस तरीके से बताया गया कि जो ऐसा सोचा जा रहा है शहरी मिडिल क्लास या पूरा इंटेलेक्चुअल जगत या फिर नियो लिबरल से सोच रहे हैं कि गांव पूरी तरह से शहर बन जाएंगे, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है और उसके दुष्परिणाम किस तरीके से सबको अफेक्ट करेंगे, ये इसमें बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे यूरोप और जो अमेरिका की परिस्थितियाँ हैं वो भारत की परिस्थितियों से अलग है। जो वैश्वीकरण का गांव पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या दुष्प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में भी इस पर चर्चा और चिंता व्यक्त की गई है। इसके अलावा इसमें आपको एक विकल्प की भी चीज़ दिखाई देगी कि इसका विकल्प क्या हो सकता है। इसमें छोटा सा हिस्सा है ये और इसमें सिर्फ 3 चैप्टर हैं। ग्रामीण गणराज्य में पहला है जब बाजार काम करता है, विकास की नई प्रयोगशाला, पर्यावरण की चिंता में है सबकी चिंता। तो ये था दूसरा हिस्सा ग्रामीण गणराज्य। और अब तीसरा जो इस किताब का हिस्सा है उस पर चलते हैं। ये तीसरा हिस्सा है उद्योग और खनन, और ये एक बड़ा हिस्सा है। इसमें लगभग 10 के आसपास लेख हैं और ये लेख मोस्टली जो है ग्लोबलाइजेशन 1990 के बाद के लेख हैं और ये बहुत ही ज़रूरी लेख हैं, ये बिल्कुल पढ़े जाने लायक लेख हैं। और ये लगभग आज के 10 साल पहले की किताब है, लेकिन ये बिल्कुल आज भी रेलेवेंट है। तो इस चैप्टर में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगी उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, और इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें लगी उसके बारे में भी बताऊँगा मैं। इसमें ये कहती है सुनीता नारायण जी कि भारत का नक्शा उठाइए और उन जगहों पर निशान लगाइए जहाँ वन संपदा उपलब्ध है और जहाँ पेड़ों का भरा बुरा और सघन आवरण मौजूद है। उसके बाद उन पर नदियों और धाराओं को चिन्हित करिए जिससे हमें हमारी जल संपदा को जीवन मिलता है। फिर उन खनिज भंडारों की खोज कीजिए। इन भंडारों में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और वे सभी खनिज शामिल हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है। यहीं पर मत रुकिए, इस संपदा के ऊपर एक और सूचकांक को चिन्हित कीजिए। वहाँ उन जिलों को निशानदेही कीजिए जो हमारे सबसे गरीब लोग और सबसे गरीब ज़िले हैं। ये सभी आदिवासी ज़िले हैं। यहाँ पर आपको एक संपूर्ण तालमेल मिलेगा। धरती के सबसे समृद्ध इलाके में सबसे गरीब लोग रहते हैं। ये जो किताब है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात करती है। अभी बिजली संकट की बात है या फिर जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधन के बंटवारे की बात है, तो इस दुनिया भर में, चाहे वो अफ्रीका के देश हो या भारत में झारखंड हो, सिंगरौली हो, उड़ीसा हो, या वो जगह हो जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, वो इलाके सबसे गरीब इलाके हैं। और इससे यह पता चलता है कि जिस जगह से हमारे प्राकृतिक संसाधन लाए जा रहे हैं वहाँ के लोगों को इसका 1% हिस्सा भी, थोड़ा सा भी हिस्सा उनको लाभ में नहीं मिल रहा है। तो ये एक तरीके से इस पे अमिताभ घोष ने भी एक टर्म यूज किया था, रिसोर्स कर्स, यानी संसाधन श्राप की बात कही गई थी उसमें। तो ये जो संसाधन है ये उनके लिए श्राप बन गए हैं। शहरी मध्यम वर्ग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन संसाधनों को खोदा जाता है, इन खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ के स्थानीय लोगों को इसकी बर्बादी झेलनी पड़ती है। इसके पर्यावरणीय परिणाम पूरी तरह से उनको झेलनी पड़ती है। जैसे कि आज हम बात करते हैं ईवीज़ की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, या बहुत सारे ऑटोमेशन की चीज़ें आ गई हैं जो बिजली से चलती हैं या जो बाकी जीवाश्म के ईंधन हैं उनसे चलती हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये बिजली दरअसल कहाँ से आती है। ये महानगरों से नहीं आती है, ये बिजली ऐसे जगहों से आती है जहाँ जंगल हैं, जहाँ आदिवासी हैं, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, और उनको उजाड़ करके कोयला खोद कर उस कोयले से बिजली बनती है और उस बिजली का इस्तेमाल शहरी मिडिल क्लास मोस्टली करता है। आज के समय में अगर हम बात करें तो 70% हिस्सा हमारा बिजली का कोयले से बनता है और बिजली की सबसे ज़्यादा कमी उन राज्यों में है जो सबसे अधिक बिजली का उत्पादन करते हैं। सबसे कम बिजली का इस्तेमाल वो राज्य और वो लोग करते हैं जो सबसे अधिक बिजली के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। तो ये संसाधनों के बंटवारे को लेकर और असमता जो है, जो इनइक्वलिटी है, उसके बारे में बात करती हैं। और इसमें यह बात अब सामने आती है कि बिना पर्यावरणीय न्याय के सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता और बिना सामाजिक न्याय के पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तो सोशल जस्टिस और इन्वायरमेंटल जस्टिस एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और संसाधनों का जो बंटवारा है वो बिल्कुल ही समतापूर्ण नहीं है। और इसमें बताने की कोशिश है कि कर्ता कौन है और उसको भरता कौन है।
तो जो पर्यावरणीय बदलाव के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का सामना सबसे अधिक तरीके से, सबसे भयंकर तरीके से करना पड़ता है। तो ये इसमें पूरे चैप्टर में चीज़ है और इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से इससे वन्य जीव और बाकी परिस्थितिकी नष्ट होती है। और ये खनन जो है ये रुकता क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये सीधे सीधे उद्योगों से जुड़ा हुआ है, हमारे प्रोडक्शन चेन से जुड़ा हुआ है, कंज्यूमरिज्म से जुड़ा हुआ है। और बड़े देश और बड़े शहर, पहले बड़े देश एक्सप्लॉइट क्या करते थे छोटी जगहों को, आजकल बड़े शहर भी करने लगे हैं। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक तरफ बड़े शहर के बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग पर्यावरणीय चेतना और इसकी इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली चीज़ों की बात करते हैं, दूसरी ओर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनके कंज्यूमरिज्म कल्चर को पूरा करने के लिए ऐसी जगहों को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है जो कि इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जो जंगल हैं, जो नदियां हैं या जो पहाड़ हैं, उनका एक्सकेवेशन, एक्सप्लॉइटेशन करना पड़ता है। तो इस बारे में था ये जो है तीसरा चैप्टर। चौथा जो चैप्टर है वन और वन्य जीव, तो ये जो चैप्टर है ये जुड़ा हुआ है 2005 के एक घटना से। 2005 में जो टाइगर फोर्स का गठन हुआ उसकी अध्यक्ष थी सुनीता नारायण, और उसमें जो बाकी बायोलॉजिस्ट थे या जो साइंटिस्ट थे या जो वाइल्ड लाइफ को जानने समझने वाले लोग थे, उसमें से बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि मानव और जो टाइगर्स हैं, यानी कि जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं और जो टाइगर्स और बाकी जीव जंतु रहते हैं वहाँ पे, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हमें आदिवासियों को और जंगल में रहने वाले लोगों को बाहर करना पड़ेगा। तो सुनीता नारायण जी इसका विरोध करती हैं और बहुत ही अकाट्य तर्क प्रस्तुत करती हैं और वो बताती हैं कि सह अस्तित्व के बिना प्रकृति की रक्षा नहीं की जा सकती, और सह अस्तित्व की जिम्मेदारी उन लोगों पर सबसे ज़्यादा है जो जंगलों को सबसे बेहतर समझते हैं, और ये वहाँ पे रहने वाले आदिवासी लोग हैं। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे तर्क इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, वन और वन्य जीव में। और ये एक आम शहरी धारणा के बिल्कुल विपरीत तर्क प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि हम सोचते हैं कि जंगल को सिर्फ जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित कर दिया जाए। ये बताती हैं कि दरअसल ऐसा करने वाले वो लोग हैं जो कि पूरे शहर से जंगलों को उजाड़ देते हैं और अपने मनोरंजन के लिए जंगल और उसके जीवों को जिंदा रखना चाहते हैं, और उसमें जो रहने वाले लोग हैं, पारंपरिक लोग हैं, जिन्होंने जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, उसको वो बाहर कर देते हैं। इससे होता यह है कि जंगल की सुरक्षा ठीक से नहीं हो पाती, क्योंकि जो बाहर से लोग जाते हैं जंगल का संरक्षण करने, वो जंगल को बेहतर समझते नहीं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तर्क हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एक इसमें चैप्टर है विदेशी है संरक्षण का तरीका। इसमें वो बताती हैं कि पूरा जो तरीका है जंगल को इस समय कंजर्व करने का हमारा, वो तरीका ही दरअसल कॉलोनियल माइंडसेट का है, औपनिवेशिक विचार का है। क्योंकि भारत में जो जंगलों के बचाने का तरीका है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो दरअसल अंग्रेज़ों का शुरू किया हुआ है। तो अंग्रेज़ चले गए हैं लेकिन उनका तरीका नहीं गया है, और उनके तरीके से ही आज भी हम चाहते हैं कि जंगल बचे, उसके लोग बर्बाद हों और सिर्फ उसके जीव जंतु बचे रहें, ताकि उसको शहरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो इसके बारे में है ये चैप्टर। फिर जो है चैप्टर आता है जल, और जल में इसमें जो है बहुत अच्छी बात ये कहते हैं इसके चैप्टर के शुरुआत में, एक समाज अपने पानी का रखरखाव कैसे करता है उसी से उसकी पहचान होती है। भारत में पानी धीरे धीरे अपने अंत की ओर जा रहा है, एक रुग्ण और मरणासन्न सभ्यता की तरह। इस समस्या का एकमात्र हल है परंपरागत तरीके से जल संचयन और संवर्धन प्रणाली को पुनः प्रचलन में लाना। इसी से आने वाली पीढ़ी का भविष्य सहेजा जा सकेगा, जो अगली सहस्त्र बुद्धि की गुत्थियों की चाबी है। तो ये जो है बताते हैं कि इसमें बताती हैं ये सुनीता जी कि नदियों का शहरों के साथ संबंध कैसा है। पहला जो चैप्टर है इसका, एक नदी मैली सी, इसमें वो बताती हैं कि हमारे नदियों का शहरों से संबंध ऐसा है कि हम नदियों से सारा साफ़ पानी ले लेते हैं, उस पानी का अपने हाउस होल्ड और बाकी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद सारा सीवर वापस उस नदी में डाल देते हैं। तो एक तरीके से हमारी नदियाँ मैला ढोने की मशीन बनती जा रही हैं। तो ये जो नदियाँ मैला ढोने की मशीन बनी है, उसका परिणाम ये निकला है कि जो नीचे डाउन स्ट्रीम में लोग रहते हैं, जो कि जैसे कि दिल्ली के बाद आगरा आता है, मथुरा आता है, वहाँ तक जाते जाते यमुना की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और हमारा जो नदी के साथ संबंध है, हमारे शहरों का नदी के साथ संबंध है, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो बिल्कुल दुश्मनों वाला संबंध है, मित्रवत व्यवहार नहीं रह गया है। तो
एक तरह से जितनी भी मानव की सभ्यताएं, बड़ी सभ्यताएं विकसित हुई वो नदियों के किनारे विकसित हुई। और यदि नदियाँ पॉल्यूटेड हो जाएंगी, नदियाँ अगर जिंदा नहीं बचेंगी तो हमारे सभ्यताओं के जिंदा बचने पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो इस पर ये चैप्टर है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सिर्फ पीने के पानी की बात नहीं की गई है, इसमें सीवेज के पानी की, उसके ट्रीटमेंट की और उसका क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से उसमें बुनियादी खामियां हैं, उसकी बात भी की गई है। तो ये है चैप्टर जो है पानी के बारे में। इसके बारे में एक बोतल बंद पानी जो कोको कोला या दूसरी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं जो बोतल बंद पानी बेचती हैं, उसके बारे में भी एक चैप्टर है। और ये इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से भारत जैसे देश में ये जो पूरा धंधा है वो पनपा है और इस धंधे की कीमत कैसे आम लोग चुका रहे हैं। इसके अलावा यमुना पर भी एक चैप्टर है। इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि 1400 किलोमीटर की जो पूरी यमुना है उसमें से सिर्फ 22 किलोमीटर यमुना दिल्ली से बहती है और उस 22 किलोमीटर में पूरे यमुना के प्रदूषण का 80% प्रदूषण हो जाता है। यानी कि दिल्ली पूरे यमुना के 80% प्रदूषण के लिए अकेले जिम्मेदार है। और ये जो प्रदूषण है इसकी मार नीचे के लोगों को, बहुत सारे जो नीचे के शहर हैं, जो मथुरा है या जो आगरा है या उसके बाद जो शहर हैं, उनको झेलना पड़ता है इसकी मार। तो ये है चैप्टर 5वां। और इसके बाद जो चैप्टर आता है वो है 6वां, जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन को ये विकासशील देशों के नज़रिए से रखने का प्रयास करती हैं इसमें सुनीता नारायण जी। वो बताती हैं कि किस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन की पूरी चर्चा है वो दरअसल विकसित देशों के ऊपर केंद्रित है और उसमें विकसित देशों का बोलबाला है और इसमें विकासशील देशों की क्या भूमिका हो सकती है, उनका हित किस में जुड़ा हुआ है, उनका हित सुनिश्चित किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में बहुत अच्छे से ये बताती हैं। तो ये है 6ठा चैप्टर। और इसके बाद जो है अंतिम चैप्टर है जो मिसलेनियस एक तरीके से है, अन्य विषय। तो अन्य विषयों में जो चैप्टर्स हैं वो हैं कमज़ोर नियामक संस्थाओं के खतरे, रेगुलेशन बॉडीज़ जो है जो वीक हो चुकी हैं, बहुत सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इन्वायरमेंट की, उसके बारे में ये चैप्टर है। और इसमें वो बताती हैं कि इसका खतरा क्या है। अगर वीक इन्वायरमेंटल बॉडीज़ होंगी तो जाहिर है कि वो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स और उनके रूल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगी और उसका इन्वायरमेंटल जो परिणाम होगा वो भयावह होगा। फिर जो दूसरा चैप्टर है इसमें अन्य विषय में पर्यावरण सुरक्षा और विकास की चुनौतियां, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी की बात करती हैं। परेशान शहर और विकास के सपने, शहरों की जो बुनियादी ढांचे हैं उसमें क्या कमियां हैं उसके बारे में इसमें बात होती है। और पर्यावरणीय आंदोलन की चुनौतियां। और इसका जो अंतिम चैप्टर है कहाँ से आया स्वाइन फ्लू। तो ये जो चैप्टर है वो थे 7वें के। इसमें आपको मिसलेनियस उस समय के तत्कालिक समय के बहुत सारे अच्छे चैप्टर्स मिल जाएंगे, 4-5 चैप्टर है। तो ये किताब है पर्यावरण की राजनीति, जो कि सुनीता नारायण के बहुत सारे इसमें लेख हैं, बहुत सारे नए विषय हैं। ये किताब आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर इस किताब में कुछ ऐसा है जो कि हम नहीं समझ पाए, जो नहीं देख पाए, तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा पर्यावरण की कोई दूसरी किताब हो जिस पर कि आप चाहेंगे कि चर्चा हो, उस पर बातचीत हो, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।